हेलो एवरीवन, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज जो देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज होगा और फोर्थ ऑप्शन के साथ देखेंगे विथ सॉल्यूशन। तो इस दृष्टि से हम एक यहाँ पे प्रश्न हल नहीं करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे एक के साथ 5-6 प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण सीरीज हो जा रहा है। और अगर आप बीपीएससी, टीआरई थर्ड, यूजीसी नेट, डीएसएसबी और अदर कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यूजीसी ने हिंदी क्षेत्र से, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो आप जिस किसी भी एग्ज़ाम के यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें। और अगर आप बीपीएससी, टीआरई थर्ड टीचर जो भर्ती है, अगर उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको 10-12 प्रैक्टिस से जितने भी हो जाए एग्ज़ाम तक पूरे कराऊंगी, कोशिश करूंगी मैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं साथ साथ दोनों हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों को साथ साथ लेकर चलूँगी ताकि दोनों आपका तैयारी हो, ठीक है। क्योंकि हिंदी साहित्य से ज़्यादा व्याकरण पूछा गया है और टीआरई 1 में सिर्फ हिंदी साहित्य से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोनों कंबाइंड रूप से अगर आप साथ लेकर चलते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा इस दृष्टिकोण से। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के प्रैक्टिस करने के लिए और तैयारी करने के लिए, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप देख पाएँ सही टाइम पे। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि नई कविता, क्या पूछ रहा है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ। तो यहाँ पर आपको दिख गया, वैसे तो इलाहाबाद से। और देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। नई कविता पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। नई कविता पत्रिका का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त के संपादकत्व में प्रारंभ हुआ और यह एक अर्धवार्षिक पत्रिका थी, ध्यान रखना है। नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि नई कविता नाम किसने दिया था तो अज्ञे जी ने दिया है। और अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न के साथ आपका यहाँ पे 2-3 प्रश्न ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगला देख लेते हैं। अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है, महाप्राण को, विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या कि अल्प प्राण को। तो ये विसर्ग को कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। अनुस्वार, ये है सिंबल अनुस्वार का, विसर्ग का सिंबल इसे कहा जाता है। का स्वर और व्यंजन के साथ योग ना होने के कारण ध्यान रखना है कि स्वर्ग के साथ इसका योग नहीं होता है, सम्मिलित नहीं होता है स्वरों में। तो इन ध्वनियों को क्या कहा गया है, तो अयोगवाह कहा गया है। अक्ष, त्र, ज्ञा, श को क्या कहा जाता है, तो संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा तीनों श, ताले दंत और मूर्धन्य स, ये और ह, ये महाप्राण की श्रेणी में आता है। तथा प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाता है, तो ये अल्प प्राण कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये फोर्थ ऑप्शन को मैं यहाँ पर विथ सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ। तो एक प्रश्न के साथ आपका चारों प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो ज़रूर से देखें, अगर अच्छा लग रहा है इस तरह से प्रश्न तो ज़रूर से बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि वाचन के समय पुस्तक की आँखों से दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ये 12 इंच लगभग होना चाहिए, ठीक है। तो वाचन के समय पुस्तकों की आँखों से दूरी जो है 12
इंच होनी चाहिए। तोड़ते ही, देखिए क्या है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तो निराला की है, नागार्जुन की है, निराला की है, रघुवीर सहाय की है या मुक्तिबोध की है? तो ये फोर्थ ऑप्शन में आपका जो है मुक्तिबोध हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। यह जो पंक्ति है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब मुक्तिबोध, अशब्द अधरों का सुना भाषा, निराला धुन खाए शहतीरों पर, 12 खरी नागार्जुन, विधाता बाँचे राष्ट्रगीत में भला कौन भाग्य विधाता है? तो ये रघुवीर सहाय का, यहाँ पर देखिए ये मुक्तिबोध का है, और अशब्द अधरों का सुना भाष ये निराला का है, ठीक है। और धुन खाए शहतीरों पर ये नागार्जुन का है, और भारत भाग्य में विधाता बाँचे राष्ट्र गीत में कौन हुआ भारत भाग्य, ये थोड़ा सा ये हो गया है, तो ये रघुवीर सहाय का है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो हैं, चारों के जो महत्वपूर्ण पंक्ति रही है यहाँ पर बताया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? तो ये ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में होता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं। बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा व अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, सुंदरता, लड़कपन, पांडित्य, दासत्व आदि। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जो कि शोध हिंदी कहाँ से लिया गया है? तो ये डॉक्टर हरदेव बाहरी जो उनका बुक है वहीं से ये लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, साथ में यहाँ पे स्रोत भी दे दिया है। चलिए, उपकूल में कौन सा समास है? तो उपकूल, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन भी इसका देख लेते हैं। एक तत्पुरुष है, तो चलिए सीधे बता देती हूँ, द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए उपकूल में अव्ययी भाव समास है, तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है, ठीक है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद क्या होता है? तो गौण होता है, अथवा जिसका पहला पद अव्यय की प्रकृति का हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर पद जिसका पूर्व पद क्या होता है? तो प्रधान होता है, तो यहाँ पर उपकूल, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो अंत में जो जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। और यहाँ पर देख लेते हैं प्रत्यय के बारे में। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग किसे कहा जाता है? उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहा जाता है जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। समास किसे कहा जाता है? जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जब किसी शब्द को बनाते हैं वहाँ समास यानी कि संक्षिप्तीकरण होता है। अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो ये भी हरदेव बाहरी से पुस्तक से, उन्हीं के व्याकरण से यहाँ पर लिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किसमें हुआ है? हानिकारक में नहीं हुआ है, लिखाई में नहीं हुआ है, उपकार में हुआ है, अपनापन में। तो सी होगा, उपकार में हुआ है। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं कि आंधी खोपड़ी क्या है? मुहावरे।
आंधी खोपड़ी मुहावरा का क्या अर्थ है? तो क्या है? मूर्ख होना। आंधी खोपड़ी यानी कि मूर्ख होना। आंधी खोपड़ी मूर्ख होना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, अनिश्चयात्मक स्थिति जो कि, और इसका प्रमाणिक स्रोत जो है हिंदी पृथ्वीनाथ पांडे से है। पृष्ठ संख्या भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, अनिश्चयात्मक स्थिति। चलिए अगला है, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो ये जैनेन्द्र हैं, और इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 1937 ईस्वी है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। त्यागपत्र में स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। इसमें पात्र जो हैं मृणाल हैं, प्रमोद है, शीला है, ये मुख्य पात्र हैं। जैनेन्द्र के अन्य उपन्यास देख लेते हैं। परख 1929, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1900 कितना है इसका मैं डेट सही याद नहीं, विवर्त है, व्यतीत है, जयवर्धन है, मुक्तिबोध है, और यशपाल के प्रमुख उपन्यास है झूठा सजन 1958-60 है, मेरी तेरी उसकी बात, और अज्ञे का 3 उपन्यास है, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप और अपने अपने अजनबी 1961 का है, और शेखर एक जीवनी जो है 40-41 में है, और नदी के दीप 1952 ईस्वी का है। तो साथ साथ आपको डेट भी ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जाना है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर चारों जो है उपन्यासकार देख लिया गया, मुख्य उपन्यास उनके। चलिए अगला देख लेते हैं। ये शायद नीचे हो गया थोड़ा सा, अच्छा कोई बात नहीं है। चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो ये साहित्य ग्रंथ है, किसने लिखा है? तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने लिखा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो ग्रेशन महोदय हैं। और गर्षा दत्तासी ने क्या लिखा है, जो कि पहले इतिहास ग्रंथ लिखने वाले हैं? तो इस्तवार द लिटरेचर एंड दो हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। फ्रेंच भाषा में साहित्य का इतिहास लिखा गया है, और ये स्रोत है, कहाँ से लिया गया है मैंने? तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ये उठाया गया है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जा रहा है। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल से कहाँ से प्रश्न बनाए गए हैं वो साथ साथ यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बुक से ये प्रश्न बने हैं वो बुक ऑथेंटिक सोर्स हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ऑथेंटिक बुक मैंने रेफ़र किया है, तो वहीं से ये प्रश्न है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस दृष्टि से। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध और अशुद्ध प्रश्न इस बार भी पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, दोनों में। तो चलिए आंसर ही दिख गया। उसने मुझसे पास आने को कहा, तो ये तो सुनने में ही गलत लग रहा है। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ये भी गलत है। उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मेरे को, तो ये तो गलत ही होगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए तो वही प्रश्न है। अगला है, मुक होई वाचाल पंगु चढ़हिए गिरिवन गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहि शकल कली मल दहन। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है? अगर आपको छंद पता है तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे, और अगर आपको छंद के बारे में जानकारी नहीं है तो इस प्रश्न का आंसर आप नहीं दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप गिनिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुरु है, लघु है, फिर गुरु है और लघु है, फिर यहाँ पर गुरु है, लघु है, फिर यहाँ पर क्या है? गुरु है और लघु है, फिर यहाँ पर लघु है, लघु है, लघु है, फिर लघु है, लघु है, लघु है, लघु है, फिर लघु है,
लघु है तो कितना हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर जो चौथा हो गया। तो देख सकते हैं ये अगर आप मात्राओं को ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए चौथा यह अर्धमात्रिक सममात्रिक छंद है। तो यह दोहे का विपरीत ठीक उल्टा होता है और इसके प्रथम एवं द्वितीय चरण में जो है 11-11 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होता है, जैसा कि अभी मैंने गिना यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं पर देखिए कि 20 आ गया और अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो आसानी से आपको पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अगर छंद आपको पता है तो आप आसानी से और उसका एक स्रोत और सूत्र भी कर सकते हैं कि क्या है। तो यह माता राज भान शलगा, ठीक है, शलगा। तो ये इसका सूत्र है। अगर आप छंद को ध्यान में रखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो ये आसानी से आप ट्रिक को याद कर लें और ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आसानी से आपको छंद भी समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो कौन सा है, तो विशेष यहाँ पर हो जाएगा, बाकी तो गलत ही है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला है मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है, तो साकेत कब की है, तो ये 1931 का है। जयद्रथ वध 1929 का है। यशोधरा 1932 का है। और शाक्य कामायनी जो है ये प्रसाद का है। कामायनी कब का है, तो ये 1935 का है। ध्यान रखना है कामायनी को, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर देख लीजिए, वैसे तो दे दिया गया है। देखिए कामायनी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रसाद की अन्य रचनाएं देख लीजिए, उर्वशी है, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, चित्राधार 1918। और जबकि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं रंग में भंग 1929, भारत भारती 1912, साकेत 1931, जयद्रथ वध 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, पंचवटी 1925। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। क्योंकि अगर आप एक प्रश्न को देखकर निकल जाते हैं आगे तो उनके बारे में फुल डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए और उनकी जो महत्वपूर्ण कवि, लेखक या उपन्यासकार, कहानीकार जो भी हैं, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी को आगे कंटिन्यूअस करें, ठीक है। क्योंकि इसी तरह तैयारी होती है। आप MCQ लगाकर या PYQ लगाकर सीधे आगे नहीं बढ़ना है, उसके चारों ऑप्शन को साथ में देखना है कि क्या कर रहा है और इसका पैटर्न क्या है। तो इसलिए इसी तरह तैयारी कीजिए और ज़रूर से बताइएगा कि इस तरह का तैयारी आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। चौराहा शब्द में कौन सा समास है, तो सभी को पता है, यहाँ द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा में द्विगु समास है। चौराहा 4 राहों का समाहार द्विगु समास की परिभाषा है। जो कि संख्या पूर्व में आए वो द्विगु है। जिस समास में पूर्व पद संख्या वाची हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे पंचवटी, पंचांग, पंचग्राम, चतुर्युग, चतुष्फल। तो ये भी वासुदेव नंदन प्रसाद जी का है। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना से लिया गया है प्रश्न। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। क्या है, बिना पढ़ा हुआ अंश। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो ये होता है अपठित, जो कि पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, उसे अपठित कहा जाता है। और ये भी इस तरह के प्रश्न BPSC TRE 2 में भी और 1 में भी देखने को मिले हैं, चाहे वो अर्हता वाले 30 प्रश्न में हो या फिर आपके 80 प्रश्न में हो। तो इस तरह के प्रश्न भी करना जरूरी है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर जो भी प्रश्न मैंने लिए हैं वो आपके पैटर्न पर ही आधारित है जो कि BPSC पूछ रही है। तो देख लें, बिना पढ़ा हुआ अंश क्या है एक वर्ड में, तो अपठनीय होगा, एक शब्द में अपठित होगा। और जो पढ़ने योग्य ही ना हो उसे अपठनीय कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, देख लीजिए यहाँ पे अपठनीय है ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो पढ़ने लायक ही ना हो, योग्य ही ना हो, वो अपठनीय कहलाती है।
और जिसे पढ़ा ही ना जाए तो ये अपठित कहलाता है। तो दोनों को ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर किस तरह आप निवारण उसका किस तरह करेंगे? तो वर्तनी का शुद्ध उच्चारण और लेखन अभ्यास करवाकर। तो ये प्रश्न थोड़ा सा सीटेट से मैच कर रहा है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है तो किस तरह का है? इच्छावाचक वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर आज्ञावाचक वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो मिश्र वाक्य होगा। तो यह वाक्य उदाहरण है मिश्र वाक्य। इसमें दो वाक्य पृथक पृथक किंतु एक आशय को ही स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए मिश्र वाक्य हो जाएगा। देखिए, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? तो किसका है? उपकार कराने वाला, उपकार करने वाला। और ऑप्शन देख लेते हैं तो सीधे दिखा ही गया ऑप्शन आंसर। तो किए हुए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? तो कृतज्ञ कहलाता है, जो कि किए हुए उपकार को मानता हो। इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो श्रृंगार कैसे लिखाएगा? तो ये तो गलत हो गया। तो श्रृंगार इस तरह लिखाता है, तो ध्यान रखना है सही शब्द को। चलिए अगला प्रश्न है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो कटहरा जो है काष्ठ गृह होगा, ठीक है। इसका तत्सम रूप जो होगा संस्कृत निष्ठ, ये काष्ठ गृह होगा, तो ध्यान रखना है। और ये तद्भव रूप हो गया। कटहरा का तत्सम रूप काष्ठ गृह होता है, ना कि कटहल, कड़वा या कंठफल, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है तो क्या है? तो अति है, ठीक है। अत्याचार में अति उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है कि बाल दे विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीवो को काल रचना पसारी है? तो ये जो है ये उत्प्रेक्षा और अनुप्रास दोनों है इसमें, ठीक है, दोनों है। देखिए यहाँ पर बताते चलूँ मैं कि बाल दे विशाल विकराल, एक तो ब वर्ण की बार बार यहाँ पर आवृत्ति दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबो को काल रचना पसारी है। इसमें उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा है, जहाँ अकारण को कारण मानकर संभावना की जाए वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब कविता में एक या कई व्यंजनों की आवृत्ति हो चाहे स्वर असमान हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अतः उक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास ये उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाले सामग्री क्या कहलाती है? तो ये विभाव कहलाते हैं। रस पढ़ा होगा आपने तो पता होगा आपको। अब देखिए, रसों को उद्दीप्त एवं उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के कितने भेद हैं? तो दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। अस्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले को उद्दीपन कहते हैं, ठीक है। और ये भी वासुदेव नंदन प्रसाद की व्याकरण से है। चलिए अगला प्रश्न है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तो पद में कौन सा रस है? तो यहाँ पर शांत रस की संयोजन है, तो शांत रस है। इसका आलंबन है वैराग्यजनक वस्तुएं अथवा परिस्थितियाँ, संसार की नश्वरता का ज्ञान, परोपकारिता आदि। तो ये सारे शांत रस के हैं। चलिए अगला है, शुद्ध वाक्य क्या है? तो राम ने एक थैला और दो पुस्तकें होगा यहाँ पर, पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी। ये सारे टाइपिंग मिस्टेक हैं।
राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदे, तो खरीदी होगा। तो एक का ऑप्शन यहाँ पर पहला ही सही होगा, तो वाक्य शुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन उत्सव महोत्सव होगा। तो ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछी जाती है ये। तो यहाँ पर देख लेते हैं, महोत्सव का सही संधि विच्छेद है महाधन उत्सव। इसमें गुण संधि है, आधन उ क्या हो गया, ओ हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण है महाधन उधम महोद्यम, महाधन उपकार महोपकार व महाधन उदय महोदय, विद्याधन उन्नति विद्योन्नति। तो इस तरह संधि विच्छेद जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर दे दिया गया है। चलिए अगला है कि चौमासा का समास होगा, तो ये द्विगु समास होगा, अभी देखा गया है इसके डिफिनेशन के साथ। चलिए, तो चौमासा में द्विगु समास है। इस पद में पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद संज्ञा और प्रधान होता है, जैसे त्रिवेणी, सप्ताह, नवग्रह इत्यादि। अगला है कि चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? तो यह अपदान होगा, क्योंकि चूहा जो है बिल को छोड़ रही है, तो से का यहाँ जो सिंबल है वो अपदान को दर्शाता है। तो चूहा बिल से बाहर निकला में अपदान कारक है। अपदान कारक की विभक्ति में से है। संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपदान कारक कहा जाता है। और इसके साथ ही आज का जो है 30 प्रश्न महत्वपूर्ण समाप्त होता है यहाँ पर। और इसी तरह का अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर से कमेंट ज़रूर से करें कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, मैं इसे कंटिन्यू रखूं या ना रखूं, या फिर सिर्फ 4 ऑप्शन ही करवाऊं, डिटेल्स ना कराऊं। तो जैसा आप लोग बताएंगे वैसा मैं कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक आप पढ़ते रहें और तैयारी में लगे रहें। और हाँ, मैं बताते चलूँ कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सचेंज कर दिया गया है, 9 तारीख और 15 और 16 के बीच होगा। तो अभी 3 डेट ही दिया गया है। हालांकि जब भीड़ काफ़ी हो जाए तो हो सकता है कि और 2-4 डेट दिया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल में 3 डेट दिया गया है, जो कि आपका 7 से 17 के बीच था, वो एक्सचेंज कर दिया गया है। और अब आपका जो है एग्ज़ाम 9 तारीख, 15 तारीख और 16 के बीच ही होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करें। अगर आप अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो ज़रूर से कर दें और लगे रहें पढ़ाई में और मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर फिर नए हैं तो ज़रूर से जुड़ें मेरे साथ इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, प्रैक्टिस सेट करने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच।